जानबूझकर ये बेरोजगारी का भी खेल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि युवा बेरोजगार होंगे तो उनको धर्म के नाम पे बरगलाया जा सकेगा, वो नर्वस होंगे, बहुत कम पैसे में बंधुआ मजदूरी कर सकेंगे। बेशर्म इंसान है, बेशर्म व्यापारी है। बाबा रामदेव कहना बाबा का तौहीन होगा। वो एक बेशर्म व्यापारी है, उसको कोई सेमलेस क्रिएचर अंग्रेजी में बोलिए, उसको कोई ये फर्क नहीं पड़ता कि पूरे मुल्क को लूटा जा रहा है। ये महंगाई बढ़ जाना, 4 आना 8 आना बढ़ जाना, या 350 की सिलेंडर थी उसको 10 साल में 400 कर देना, ये बढ़ना हुआ। 400 के सिलेंडर को 1200 कर देना विद इन 2 to 3 ईयर, ये लूट। करेक्ट। 60% जो आदमी है वोट तो वो भी देगा, अगर वो पेट भरा रहेगा, अगर वो समझदार रहेगा तो वो सोच समझ के वोट देगा। उसको हम ऐसा उलझाएंगे भूख प्यास में कि उसको सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी, और उसके बाद उससे हम मतलब 5,000 रुपये महीने में 10 घंटे काम कराना, इस तरह का 12 घंटे काम कराना, इस तरह की हरकतें करेंगे हम, और उसका शोषण करेंगे हम, और ये सारी चीज़ें, धर्म का व्यापार करेंगे हम, धार्मिक उन्हें बनाएंगे हम। ये सारी चीज़ें तब हो सकती है जब आप भूखे रहो। Jai Bhim app, available on the Play Store and Apple App Store now. नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूं और मेरे साथ इंजीनियर गोपाल कृष्ण हैं। गोपाल कृष्ण फॉरेन से रिटर्न हैं और वहां पर सॉफ्टवेयर को लेकर एक कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। गोपाल कृष्ण जी ने पिछले काफ़ी समय से राजनीति को बहुत गहनता से देखा है, भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत गहनता से देखा, और इसी को लेकर आज जो महंगाई बदस्तूर बढ़ती जा रही है उसको लेकर एक गंभीर चिंतन गोपाल कृष्ण जी कर रहे हैं। इसको लेकर ही हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण जी से, और इस महंगाई को कैसे वो देखते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस महंगाई को, क्योंकि लगातार बढ़ रही है महंगाई। सीधी सी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साजिश है। महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई जानबूझकर बढ़ाई जा रही है। मैं इसलिए जानबूझ के कह सकता हूँ कि सिर्फ 3 से 4 साल पहले 400 रुपये की सिलेंडर थी, अभी 1200 रुपये हो गया। ऐसा क्या महंगाई आ गया? ये तो कॉमन सेंस की बात है। ऐसा क्या महंगाई आ गया? पेट्रोल के दाम, कल की बात है, ये छोटे मोटे जगहों पे 120 लीटर क्रॉस कर चुका है, 120 पर लीटर। तो ये इनह्यूमन है, ये महंगाई नहीं है, ये इनह्यूमन। इसको उन दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि जीएसटी से हमारी अर्थव्यवस्था बूम कर जाएगी। आज जीएसटी को लागू हुए लगभग 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो कहाँ अर्थव्यवस्था है, क्योंकि लगातार जीडीपी डाउन होती जा रही है। करेक्ट, एग्जैक्टली। जीडीपी डाउन हो रही है, टैक्स कलेक्शन इनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उससे जनता को 1 पैसे की बेनिफिट नहीं है। ये सारा पैसा जो भी कलेक्शन हो रहा है, ये कुछ उद्योगपतियों को पहुँचाया जा रहा है बाई अदर मीन्स। अगर आप देख लीजिए, आज की तारीख में बात करें हम, एक भी संस्थान जो हायर एजुकेशन के हैं, एक भी संस्थान ऐसा नहीं है जहां फी 4 से 5 गुना नहीं बढ़ाया गया, इंक्लूडिंग IIT, इंक्लूडिंग बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, NITs और बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो आप बताइए कि इतनी फ़ी और इतना टैक्स कलेक्शन जो गवर्नमेंट की हो रही है, उससे जनता को क्या बेनिफिट है? सिर्फ और सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को देने के लिए, और जानबूझकर ये बेरोजगारी का भी खेल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि युवा बेरोजगार होंगे तो उनको धर्म के नाम पे बरगलाया जा सकेगा, वो नर्वस होंगे, बहुत कम पैसे में बंधुआ मजदूरी कर सकेंगे, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, और एक और बात आपको मैं बोलूंगा, आप इसी से अंदाज लगाइए कि जनता का डर मोदी जी को नहीं है कि मैं कितना भी बढ़ा दूं। इसी से अंदाज लगाइए कि उनको इलेक्शन में उसका डर नहीं है जनता का। यानी कोई ना कोई मैनेजमेंट है, कोई ना कोई मैनेजमेंट है। मुझे जीतना है चुनाव किसी और वे से, ईवीएम के हेल्प से जीतना है, तो मुझे जनता नाराज होगी तो क्या फर्क पड़ता है? आप एक बात, बहुत ऑर्डिनरी बात है, ये समझने की बात है कि मैंने जनता पे इतनी बड़ी महंगाई थोप दिया है, तो वो तो हमें कभी पसंद करेगा नहीं, वो हमें कभी वोट नहीं देगा, तो हम तो सरकार में नहीं रहेंगे, हम हार जाएंगे। तो इसका डर नहीं है ना प्रधानमंत्री को। दैट इज फर्स्ट रीजन। अच्छा, दूसरी बात, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी बाबा रामदेव की। उनसे जब एक पत्रकार ने पूछा पेट्रोल के दाम इंक्रीज होने को लेकर, तो वो भड़क गए और उन्होंने कहा मेरी पूंछ उखाड़ ले। तो क्या, कैसे देखते हैं इस चीज़? मैं बताता हूँ, वो एक बेशर्म इंसान है, बेशर्म व्यापारी है। बाबा रामदेव कहना बाबा का तौहीन होगा। वो एक बेशर्म व्यापारी है, उसको कोई सेमलेस क्रिएचर अंग्रेजी में बोलिए, उसको कोई ये फर्क नहीं पड़ता कि पूरे मुल्क को लूटा जा रहा है। एज ऑफ नाउ पुलिस प्रशासन के दम पे लूट हो रही है। ये महंगाई बढ़ जाना, 4 आना 8 आना बढ़ जाना, या 350 की सिलेंडर थी उसको 10 साल में 400 कर देना, ये बढ़ना हुआ। 400 के सिलेंडर को 1200 कर देना विद इन 2 to 3 ईयर, ये लूट है। पेट्रोल में आप लूट लीजिए, आप पूछिए
बहुत छोटी सी बात कि जितने भी अरबों खरबों रुपए 10 लाख या 18 से 20 लाख करोड़ जो पेट्रोलियम में टैक्स आ रहा है वो गया कहाँ? इतनी जो बड़ी बड़ी चीज़ें प्राइवेटाइज की गई, LIC बेची जा रही है, रेलवे के बहुत सारी चीज़ बेच दिए गए, बैंक बेच दिए, ये जो सारा पैसा आ रहा है ये कहाँ जा रहा है? इसकी ऑडिटिंग करवाएंगे क्या? CGI है, चीफ कैग है, ऑडिटर जनरल है, तो आप ऑडिटिंग करवाइए। मेरा ये कहना है, अगर वो पैसा से ये बताते हैं कि उस पैसा से मैंने देश के लिए निर्माण किया जो देश के लिए है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये आप नहीं खोज पाइएगा, ये आप नहीं खोज पाइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ भारत में 7 वर्ष में ऐसा क्या चीज़ है जो हम जनता को दिखाएं कि देखो ये बिल्डिंग नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। मैं आज दिल्ली में हूँ, मैंने दिल्ली को पहले भी घूमा है, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के समय मैं यहाँ रहा हूँ, और जो भी आज भी आपको जो भी दिल्ली में दिख रही है आज भी वो सब कांग्रेस पार्टी की दिया हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी लिया देश को वापस दिया। नवोदय से स्कूल खोले जो फ्री थे, केंद्रीय विद्यालय खोले गए, सैनिक स्कूल खोली गई, और तमाम तरह की जनता को सुविधा। हायर एजुकेशन जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग किया तो सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये फीस थी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, और गवर्नमेंट स्कूल में तो 2,000-4,000 थी। आज की तारीख में 2-2 लाख रुपए साल की फीस है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है जो NIT। महंगाई के लिए कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी प्रदर्शन करती थी, महंगाई के मुद्दे को उठाती थी, आज कांग्रेस वहां नजर नहीं आ रही है। हाँ। इसके पीछे का रीजन क्या है? कांग्रेस की लीडरशिप मतलब ये तय नहीं कर पा रही है, या अंदरूनी कोई ऐसा वो चल रहा है? क्या लग रहा है आपको? तो सबसे बड़ी विपक्षी विफल हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि बात विपक्ष के विफल होने की पूरी तरह नहीं है। विपक्ष ने पूरा प्रयास किया। हमारी जो नेत्री हैं श्रीमती प्रियंका गांधी है, वो पूरी तरह से यूपी में सक्रिय रहे, 110% सक्रिय रहे। और मैं यूपी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन ये मैनेजमेंट है जिससे ये लोग जीत गए। आज हमारी जो नेता है एक एक गली एक एक रोड में माननीय प्रियंका गांधी ने पहुंच अपनी बनाई और कांग्रेस को एक मुकाम पर पहुंचाया जहां 35 से 40 सीट कांग्रेस को आनी चाहिए थी। लेकिन मैनेजमेंट है। सबसे बड़ी चीज आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी की, कहा गया कि टक्कर का मामला है। अगर टक्कर का मामला होता तो हो सकता है 210 सीट पे बीजेपी आती और 190 पे सपा रहता। ये टक्कर कहलाता है। 275 का मतलब क्या है पता है? जब हमको पूरी धांधली करनी है, अगर हम 210 सीट पे जीत गए तो हो सकता है 10 विधायक टूट जाएंगे तो मेरी सरकार गिर जाएगी। इसलिए जब हमें धांधली करना है तो हम फुल फ्लेज धांधली करेंगे और इतना हम लाएंगे जिसको कोई तोड़ने का ये नहीं है। आज की तारीख पर आप एक पैटर्न देखिएगा कि जहां कहीं भी बीजेपी जीत रही है बहुत ह्यूज मार्जिन से जीत रही है। उत्तराखंड की बात आप ले लीजिए, 46 सीट चला गया और कांग्रेस 18, जबकि पिछले साल कांग्रेस और उत्तराखंड बहुत आसपास में थे। तो सवाल है कि जब हमको मैनेजमेंट ही करना है जीत का मैनेजमेंट 10 तरीके से होता है, बूथ लेवल पर नाम काट देना, रिप्लेसमेंट करना वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात बताइए, जब कांग्रेस जीत जाती है किसी प्रदेश में तो कांग्रेस आती नहीं है ईवीएम के खिलाफ, और बिना कांग्रेस के ये भी तय है कि ईवीएम के खिलाफ कोई आंदोलन छिड़ नहीं सकता। तो क्या वजह है कि चुप्पी जो है वो कांग्रेस ने साथ रखी है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को साथ नहीं ला रही इस मुद्दे? ये इस मामले में मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि कांग्रेस ने इस पर एक बड़ा कदम नहीं उठा रही है। मैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता मीडिया टीम के नाते मैं ये बताना चाहूँगा कि उन लोगों को आगे आना चाहिए इस मामले को, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर जनता आपको चुन लेती है तो। मुझे तकलीफ है कि जनता के चुने के बिना आप सरकार बनाना ये असंवैधानिक है। मैंने तो यहां तक कहा अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को कि आप विधानसभा में मत जाइए बैठने। गांधी का यही फॉर्मूला था कि ठीक है प्रशासन उनके पास है, पुलिस उनके पास है, फौज उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन विधानसभा में बैठने नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ का चुनाव अब ये वाजिब नहीं है। अब ये जनता का मत नहीं है, वो ईवीएम का मत है। तो हम ऐसी सिलेक्शन का अवॉइड करते हैं, हम नहीं जाएंगे। तो वो तो अखिलेश यादव ने वो तो मान लिया कि ईवीएम में कुछ नहीं था क्योंकि वो उन्होंने विधानसभा चुन ली। हाँ। यही सबसे बड़ी गलती है, ये उनकी नासमझी में मानता हूँ इसको। अगर ये हालत रहा तो जिंदगी में कभी भी सत्ता में आने का वो सोचे भी नहीं। ये सीधी विरोध नहीं करना सबसे बड़ी ये है, विरोध नहीं करना सबसे बड़ा मानवता का हनन है। हमारे साथ कुछ गलत हुआ, हमने उसको बर्दाश्त किया और हमने विरोध नहीं किया, ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इस जगह पर। अब मैं लास्ट एक मेरा सवाल है कि जो ये महंगाई लगातार बढ़ रही है, तमाम चीज़ें जो खाने का जो पदार्थ हैं वो तमाम महंगे हो गए हैं, पेट्रोल डीजल और जो सीएनजी पीएनजी सब महंगा हो गया है, आम आदमी पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? भयंकर प्रभाव, भयंकर। और ये किस लिए किया गया है पता है? ये जानबूझ के किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है मैं आपको 2-3 मिनट में समझा देता हूँ। भारत की 80% जनता जो है वो लोअर मिडिल वर्ग है, LMG। 80% में 60% बिल्कुल पॉवर्टी लाइन पे है, करेक्ट। 60% जो आदमी है वोट तो वो भी देगा,
अगर वो पेट भरा रहेगा, अगर वो समझदार रहेगा, तो वो सोच समझ के वोट देगा। उसको हम ऐसा उलझाएंगे भूख प्यास में कि उसको सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद उससे हम बड़ी बड़ी कंपनियों में फ्री में काम कराना मतलब 5,000 रुपये महीने में 10 घंटे काम कराना, इस तरह का 12 घंटे काम कराना, इस तरह की हरकतें करेंगे हम और उसका शोषण करेंगे हम। और ये सारी चीज़ें, धर्म का व्यापार करेंगे हम, धार्मिक उन्हें बनाएंगे हम। ये सारी चीज़ें तब हो सकती है जब आप भूखे रहो। ये 5% अमीर लोग जो बिजनेसपति हैं, जो 10% बिजनेसमैन हैं, जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको महंगाई से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहे 2,000 सिलेंडर हो जाए, चाहे 5,000 सिलेंडर हो जाए। लेकिन यही जनता भारत की नहीं है ना। भारत गाँव में बसता है, भारत गरीब से बना हुआ है। भारत में 60 से 50% लोग ऐसे हैं जो डेली वेक्स पे हैं, डेली खाए। आज उनके लिए चावल खाना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 1,200 रुपये सिलेंडर का ये मुझे अद्भुत प्राइस लगता है, क्योंकि हर घर में आपको सिलेंडर चाहिए, उसके बिना। यूपी चुनाव जो रिजल्ट है उसका आने के बाद सोशल मीडिया पर ये बात भी कही गई कि लोग जो है 2 किलो चावल में और अनाज में जो है वो अपना वोट बेच गए। तो क्या ये वही जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये वही थी, वही बात है? जी नहीं, जी नहीं। वो उन्होंने वोट नहीं दिया है, बीजेपी को वोट पड़ा ही नहीं। अगर बीजेपी को 15-17% वोट पड़े हैं, अगर उनको दलित ने जीत दिलाया होता, तो आपको ईवीएम में इतनी बड़ी लेवल पे धांधली करने की जरूरत नहीं पड़ती। दलित नहीं, उन्होंने तो ओबीसी का भी अच्छा खासा, यादव का वोट भी अच्छा खासा बिल्कुल नहीं मिला है उनको, नहीं मिला। इस बार एसपी का 1 वे था, 1 वे। मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे जो सर्वे मैं वो देख रहा हूँ, एसपी का 1 वे था। इस बार जो ये हुआ है, इस बार जो हुआ है उसमें धांधली मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसके बिना वो जीत ही नहीं सकते हैं, उसके बिना वो जीत ही नहीं सकते। इस बार दलितों ने खाना दिया, अनाज दिया, कोरोना में बंदी थी, उन्होंने अनाज दिया, वो क्या, लेकिन महंगाई से सब त्रस्त है, उन्होंने वोट नहीं दिया उनको। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जन पर इसका प्रभाव बहुत जल्द पड़ने वाला है और इसके नतीजे भी जल्द आने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर से कैमरामैन अभिजीत के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।